दोस्तों, 300 मीटर रोड के पहले पार्ट में आपने सुना कैसे राजीव रंजन की बाइक उस 300 मीटर के रोड पे जाते ही बाइक की स्पीड स्लो हो जाती थी, साथ ही साथ इंजन की आवाज़ तेज हो जाती थी। फिर एक दिन उसके कलीग नीलेश उसके साथ बाइक पर जाते समय नीचे गिर जाते हैं। वो उसी जगह गिरता है जब वो उस 300 मीटर के रोड में होता है। नीलेश हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर नीलेश राजीव को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा था, आपके बाइक पर। अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी, राजीव की जुबानी। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए लिंक जोड़ दिया है, जाके अभी देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। नीलेश के साथ घटी घटना को लेकर मैं थोड़ा डरा हुआ था। उसका कारण था उसका वहां एक्सीडेंट होना जहां बाइक अलग बिहेव करती थी, साथ ही साथ नीलेश का वो मैसेज और उसका बेहोश हो जाना। नीलेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं अपने रूम पहुंचा। मुझे भूख नहीं थी तो बिना खाए बेड पे चला गया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बार बार वही सवाल उठ रहे थे और एक अजीब सा डर लग रहा था। पता नहीं ये सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई और एक झटके के साथ मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा बेड थोड़ा ऊपर करके नीचे रख दिया हो। मैं अचानक से उठ के बैठ गया। तभी मेरे कमरे में अचानक तेज दुर्गंध आने लगी, एक ऐसी गंध जैसा हॉस्पिटल में आती है किसी सड़े हुए बैंडेज की। तभी मेरे दरवाजे पे तेज दस्तक हुई। मैं अचानक से डर गया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था, पर ऐसा लग रहा था सामने कुछ पड़ा हुआ है। मैंने ठीक से देखा तो सामने राख पड़ी हुई थी। मैंने घड़ी में देखा, अभी 2 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात को यहाँ पे राख फेंक के कौन गया होगा और किसने इतना तेज दरवाजा पीटा और फिर वो कहाँ गायब हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब मैं बहुत ही डर चुका था। मेरे बेड का अपने आप ऊपर उठना, दरवाजे पे तेज दस्तक, अजीब सी गंध, बाहर राख, ये सब बातें सोचकर मैं कांपने लगा। मुझे अब ये एहसास हो रहा था कि ये सब ऊपरी ताकत का काम है। अब हर वक्त मुझे ये लग रहा था कि कोई और भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, पर मुझे कोई दिख नहीं रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब उस कमरे में अकेले रह सकूं। मैं सोच रहा था कैसे ये रात गुजरेगी। तभी मुझे ऊपर छत पे तेज रोशनी दिखाई थी। मैं ऊपर छत पे चला गया और मैंने किसी तरह वो पूरी रात काटी। हर वक्त मुझे लग रहा था कि कोई मेरे आस पास ही मौजूद है। कोई इधर से उधर जा रहा है। आवाजें आ रही थी पर कोई दिख नहीं रहा था। मैंने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही मैं भाग के हॉस्पिटल गया, ये पता करने कि नीलेश कैसा है, क्योंकि मुझे नीलेश से ये जानना था कि उसके घर में कुछ है तो नहीं। उसने जो मुझे मैसेज भेजा था उसका क्या अर्थ था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और नीलेश को देखा तो उसे होश आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया और कुछ भी पूछने नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला अभी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिर उस मैसेज का अर्थ क्या था। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं वापस घर आया, नहाया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी मेरी हालात ठीक नहीं हुई थी। अभी भी मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैं काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मेरे एक कलीग जिसका नाम अमित था, उसने मुझसे पूछा, आपको क्या हुआ है? मैं इतना डरा हुआ था कि उसे मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। उसने जब सुना तो जैसे मानो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। वो बोला, चलो मेरे साथ आप। मैंने कहा, कहाँ जाना है? पर उसने बोला, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप चलो मेरे साथ। अगर आपको सुरक्षित रहना है
और ये भी चाहते हो आप कि नीलेश को कुछ ना हो, तो अभी चलो आप मेरे साथ। अभी मेरे सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और बुखार भी था। मैं जाने की हालात में नहीं था, पर अमित की बातों ने मुझे और भी डरा दिया था। मैंने एक पैरासीटामोल लिया और अमित के बाइक के पीछे बैठ गया। बाइक आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हम एक जगह पर पहुंचे। एक घर के अंदर हम दाखिल हुए। वहां एक बाबा बैठे हुए थे। बाबा को अमित ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने तुरंत ही एक धागा मेरे हाथ पे बांधा और दूसरा धागा नीलेश को बांधने के लिए दे दिया। हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और हमने वो धागा नीलेश को बांध दिया। हम 1-2 घंटे हॉस्पिटल में नीलेश के ठीक होने का वेट कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने हमें नीलेश से मिलने का परमिशन दे दिया। हम दोनों जब अंदर पहुंचे तो नीलेश का चेहरा पूरा डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नीलेश ने क्या देख लिया हो। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, उसने ही बोल दिया। उसने जो बोला उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मेरी सांसें अटक गई हो। उसने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, सर, आपके बाइक के पीछे एक खौफनाक डायन बैठी थी। उसके लंबे बाल थे। उसका हाथ आपके कंधे पे था। जब उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मोबाइल का लाइट जला के बैठा था, तभी जैसे मैंने आपके पीछे देखा तो मुझे वहाँ एक खौफनाक औरत दिखाई दी जो आपके बाइक के पीछे सीट पर बैठी थी। ये देखकर मैं बेहोश हो गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरी गाड़ी वहाँ स्लो क्यों हो जाती थी और इंजन की आवाज़ तेज क्यों हो जाती थी। जब भी मैं उस सूखे पेड़ के आगे जाता था तो वो डायन मेरे बाइक पर सवार हो जाती थी और फिर उस 300 मीटर के बाद बाइक नॉर्मल हो जाती थी। पर अभी भी बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। हम सभी उस बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने बताया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। आज से तकरीबन 10-11 साल पहले वहां एक डायन का एक्सीडेंट हुआ था। बस से वो बस उसे काफी देर तक घसीटते हुए लेकर चली गई थी। अब मैं समझ गया था कि वो 300 मीटर का रास्ता मनहूस क्यों था। फिर बाबा ने कहा, शायद वो तुम्हें मार के खुद को जिंदा करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ रही थी। वो तुम पे हावी होने ही वाली थी कि ये सब घटना घटित हो गया। बाद में कुछ लोगों से पूछने पे पता चला कि उस 300 मीटर के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। मैं अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। मैं अगले ही दिन वहाँ से लखनऊ आ गया। आज भी कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपना कुछ कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे ईमेल पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।